नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल वॉइस में। मैं हूं आपके साथ मनीष अस्वाल। रोहित शेखर मौत मामले में दिन ब दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुए खुलासे के बाद जहां उसकी मौत को लेकर तरह तरह की कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं, वहीं इसी बीच उस वक्त सनसनी फैल गई जब रोहित शेखर तिवारी की मां उज्ज्वला शर्मा ने इस मामले को लेकर बहू पर ही शक जता दिया है। हालांकि अब तक पूछताछ में भी पुलिस के शक की सुई पत्नी के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में आज अपने खास कार्यक्रम में बेपर्दा होगा रोहित का राज। आपको इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे, बस आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। रोहित शेखर तिवारी की मौत मामले में अब नया ट्विस्ट सामने आ गया है। जिसे अब तक सामान्य मौत बताया जा रहा था, उसमें अब पुलिस ने अब हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इसी बीच मां उज्ज्वला शर्मा के बयान से बहू पर शक का कांटा घूम गया है। एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की मौत मामले पर उस वक्त नया मोड़ आ गया जब मां उज्ज्वला शर्मा ने बेटे और बहू के रिश्तों में तनाव की बात कहकर शक की सुई को और गहरा दिया। उज्ज्वला शर्मा के मुताबिक रोहित तनाव में रहता था और बहू से उसके रिश्ते ठीक नहीं थे। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं उज्ज्वला शर्मा। ऐसा कोई शुरू में नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये नहीं मैं कह रही कि इमीडिएटली वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद समझिए शादी ठीक से संपन्न हो गई। मेरा मतलब शादी के बाद से कह रही हूँ कि मतलब आरंभिक उस स्टेज से ही थोड़ा सा तनाव है। एक तरफ मां उज्ज्वला शर्मा बेटे की मौत पर बहू पर शक जता रही हैं, वहीं इस बीच रोहित के ससुर ने अपनी बेटी का बचाव करते हुए उसे निर्दोष बताया है। ससुर के मुताबिक उसकी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। में जो जान देने की मानसिकता जिसकी उसके रिलेशन 16 घंटे बाद ये सवाल उठ रहा है कि 15-16 घंटे बाद क्यों? अब ये क्यों उठ रहा है सवाल, ये तो कृष्ण उनसे पूछेगा जो ये घटना को क्यों रंग देना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं, तो उनको मालूम है। मेरे को तो यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि हो गया है, हमको मालूम ही नहीं है। और वो अपूर्वा ऐसा कर सकती है, ये मैं इस कल्पना भी सपने में भी नहीं कर सकता हूँ। तो चौंकाने वाला हुआ था खुलासा। इससे पहले इस मामले में उस वक्त सनसनी फैल गई थी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि रोहित की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहित की मौत अप्राकृतिक थी। मुंह दबाकर की गई हत्या। रिपोर्ट में बताया गया है कि किसी मुलायम वस्तु से रोहित के मुंह और नाक को दबाया गया, जिससे दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। रोहित के गले पर भी निशान पाए गए हैं। इसे माना जा रहा है कि तकिए से मुंह दबाकर रोहित की हत्या की गई है। छाती के ऊपर का हिस्सा नीला था। रोहित शेखर तिवारी की हत्या मंगलवार तड़के 2 से 4 बजे के बीच की गई थी। एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल सिकुड़ा हुआ आया है। इतना ही नहीं, छाती से ऊपर का उनका शरीर गहरा नीला पड़ चुका था। नाक के आगे काफी सारा खून भी जमा था। क्राइम ब्रांच के हवाले केस। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने गुरुवार रात में ही मामले को स्थानीय पुलिस से हटाकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने रात में ही अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। इसी बीच उज्ज्वला शर्मा के बयान से अब जांच की सुई पत्नी के आसपास सिमट गई है। रोहित को आखिर किसने मारा? पुलिस की जांच में एक कड़ी ये भी सामने आ रही है कि रोहित की मौत वाली रात सीसीटीवी में कोई भी बाहरी शख्स घर के अंदर आता नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए पुलिस के शक की सुई घर में मौजूद लोगों पर टिकी हुई है।
अम्मा कैसी हो, ठीक हो ना? अम्मा बहुत प्यार से, अम्मा मैं थक गया हूँ। और कहीं कोई मैंने इस तरीके का मतलब थोड़ा बहुत मान लीजिए अगर रहा होगा कोई असर तो मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं दिखाई पड़ा। मैं आपसे क्यों गलत मैं बोलूँगी? मैं तो सब कुछ एक्सेप्ट कर ही रही हूँ, जो सच्चाई है वो आपके सामने रख रही हूँ। सबूतों को मिटाने का भी शक। शुक्रवार की दोपहर करीब 1 बजे क्राइम ब्रांच की टीम डिफेंस कॉलोनी स्थित रोहित के घर पहुंची। यहां रोहित के बड़े भाई सिद्धार्थ तिवारी, माली, घरेलू सहायक और गार्ड से पूछताछ की गई। इसके बाद शाम को हरिद्वार से दिल्ली लौटने पर उनकी पत्नी अपूर्वा और मां उज्ज्वला शर्मा से पूछताछ की गई। वहीं सीएफएसएल की टीम ने घटना स्थल का बारीकी से जांच भी किया। इस दौरान कई चीजों के नमूने लिए गए। क्राइम ब्रांच को फिलहाल साक्ष्य मिटाए जाने का भी शक है। इसके चलते रिपोर्ट दर्ज करते ही जांच तेज कर दी गई है। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा कर सकती है। ऐसे में अब हर किसी को इंतजार अब रोहित तिवारी मामले में रहस्य हटने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस के लिए। रोहित शेखर ने एक ऐसा कदम उठाया था जो बेहद ही कम लोग कर पाते हैं। जी हां, दरअसल अपने नाम के आगे से नाजायज शब्द हटाने और अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए अदालत की तरफ रुख किया था। रोहित शेखर एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी का नाजायज बेटा होने का केस जीता था। रोहित शेखर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन खुद को नारायण दत्त तिवारी का बेटा साबित करने की उनकी लड़ाई को हमेशा याद किया जाएगा। जो मैंने ये कहा है कि सुपुत्र जो है, अगर आप किसी को अपना बेटा सच्चे हृदय से मानते हैं तो उसमें वारिस और उत्तराधिकारी तो वो स्वतः आ जाता है। जिस शख्स ने जिंदगी के 19 साल पिता का प्यार पाने के लिए संघर्ष किया, अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए 6 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन जब उसे ये हक मिला तो कुछ समय बाद ही न केवल पिता का निधन हो गया बल्कि खुद उसकी हत्या कर दी गई। जी हाँ, ये कहानी है उसी रोहित शेखर तिवारी की, जिसने बचपन के साथ साथ अपनी पूरी जवानी भी पिता का साया पाने के इंतजार में पल पल कर काट दी। जब जीवन के 34 बसंत देखने के बाद पिता ने अपना लिया तो वो उन्हें खुले दिल से माफ कर अपना दर्द भूल गया। रोहित शेखर तिवारी की शादी 11 महीने पहले ही हुई थी, लेकिन पिता के साथ पहली सालगिरह मनाने से पहले ही दोनों का संग जिंदगी भर के लिए छूट गया। मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं इसका रोज अनुकरण करता हूँ। मैं सुबह जो सूर्य नमस्कार होता है उसमें वो पिता का कारक है सूर्य, तो मैं करता हूँ, उनका नमन करता हूँ, रोज कहता हूँ कि उन्हें भी सद्बुद्धि आए। ये क्या किस अंधकार में उन्हें आप रह रहे हैं, तो उनको लगता है मुझे कि सद्बुद्धि आई, उन्होंने स्वीकार किया, उनका बड़प्पन है। 2008 में कोर्ट का किया था रुख। बचपन से लेकर जवानी तक के दौर में रोहित शेखर तिवारी ने कई बार अपने पिता से अपना नाम देने की गुजारिश की थी, लेकिन एनडी तिवारी ने नाम देना तो दूर, रोहित से कोई दूर दूर से वास्ता होने से ही इनकार कर दिया था। 2008 में करीब 28 साल की उम्र में पिता एनडी तिवारी से शुरू हुई लंबी कानूनी लड़ाई मार्च 2014 तक चली। 24 अप्रैल 2014 को कोर्ट ने तिवारी को रोहित का जैविक पिता घोषित किया। इसके बाद तिवारी ने रोहित को पुत्र के रूप में स्वीकार किया। 34 साल की उम्र में कोर्ट के आदेश के बाद एनडी ने रोहित को अपना बेटा मानकर जब उनका माथा चूमा तो वो बचपन से लेकर जवानी तक अपने पिता की छाया पाने के लिए किए अपने संघर्ष को भूल गए और पिता को पल भर में माफ कर दिया। इस मामले में रोहित की पहली प्रतिक्रिया थी, मैं और मेरी माँ ने जो दर्द सहा है मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई और उसे झेले। मेरे पिता ने मुझे अपना मानकर गले लगा लिया, अब उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं इसका रोज अनुकरण करता हूँ। मैं सुबह जो सूर्य नमस्कार होता है उसमें वो पिता का कारक है सूर्य, तो मैं करता हूँ, उनका नमन करता हूँ, रोज कहता हूँ कि उन्हें भी सद्बुद्धि आए। ये क्या किस अंधकार में उन्हें आप रह रहे हैं, तो उनको लगता है मुझे कि सद्बुद्धि आई, उन्होंने स्वीकार किया, उनका बड़प्पन है। 88 साल की उम्र में बने थे दुल्हा। लंबे जद्दोजहद और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार नारायण दत्त तिवारी ने रोहित शेखर की मां उज्ज्वला शर्मा से 2014 में शादी कर ली थी। ये शादी लखनऊ में तिवारी के माल एवेन्यू रोड स्थित सरकारी निवास पर संपन्न हुई थी। तो डीएनए टेस्ट जो मिल के आया था, इसलिए उस वास्तविकता को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा बेटा है,
उन्होंने जैविक पुत्र तो कहा ही, वो तो क्योंकि उनको डीएनए वाला ही शब्द याद थे इसलिए, लेकिन बाद में जब रोहित ने कहा कि जैविक तो कोई नहीं कहता है कि जैविक या बायोलॉजिकल पुत्र है, पुत्र तो पुत्र है, आप पुत्र करके हाँ मेरे बेटे हो, और बहुत प्यार से इसको गले लगाया और अपने एक शॉल भी उड़ाया। एनडी तिवारी की पहली पत्नी सुशीला तिवारी थी, जिनकी मौत काफी पहले ही हो चुकी थी। मैंने एक ही बात मानी कि मेरी माँ को सम्मान दीजिए, जो उनका बनता है उसमें सब का बढ़ेगा और बढ़ेगा। मेरी माता जी को सम्मान दे रहे हैं, बात अच्छी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं उनके साथ कुछ समय बिताऊं, अपने पिता के साथ, जैसे सब बाप बेटा होता है, जैसे सब घरों में होता है, तो मैं भी ऐसा चाहूंगा, क्यों नहीं चाहूंगा। अचानक बिगड़ने लगी थी तबीयत। मां उज्ज्वला तिवारी के साथ पिता एनडी तिवारी के घर पहुंचे रोहित को उम्मीद थी कि सालों साल चला संघर्ष शायद अब सुख में बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय बीतने के साथ साथ एनडी की तबीयत बिगड़ती चली गई और रोहित पूरी तन्मयता के साथ अपना पुत्र धर्म निभाने में तल्लीन हो गए। ऐसे में जब करीब 3 साल बाद सितंबर 2017 में जब एनडी तिवारी को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा, तो दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया। इसके बाद तो जैसे मैक्स अस्पताल ही रोहित का दूसरा घर हो गया। उन्होंने दिन रात 24 घंटे यहाँ रहकर पिता की सेवा करनी शुरू कर दी। सुबह शाम एनडी तिवारी को दवा खिलाना, डॉक्टरों से हालचाल जानना, मिलने जुलने आने वालों को रिसीव करना ही रोहित की दिनचर्या हो गई थी। ऐसे में लंबी लड़ाई से पुत्र हक पाने वाले रोहित शेखर की मौत की जब खबर आई तो देश सन्न रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। भारतीय राजनीति में नारायण दत्त तिवारी काफी चर्चित चेहरा रहे हैं। उन्हें लोग अक्सर एनडी तिवारी के नाम से बुलाते हैं। पिता के अधिकारी होने की वजह से घर की आर्थिक स्थिति अच्छी रही, जिसके कारण उन्हें अपने भविष्य में आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे दिवंगत नारायण दत्त तिवारी का विवादों से गहरा नाता रहा है। उनकी 88 साल की उम्र में शादी और सेक्स स्कैंडल से जुड़ा मामला चर्चा में रहा। सेक्स स्कैंडल की वजह से उन्हें आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। इसके अलावा रोहित शेखर तिवारी को अपना बेटा इनकार कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचने के बाद मामला सुलझा था और एनडी तिवारी को रोहित शेखर तिवारी को बेटा स्वीकार करना पड़ा था। मैंने ये सब इतनी बातें डिटेल में नहीं हो पाई। रात की 1-2 बजे की बात है, अचानक हुआ ये। मैंने भी कहा कि मैं अपने पिता से मिल लूं, उनको भी लगा कि मैं अपने बेटे से मिल लूं, मुझे ऐसा एहसास पूरा हो। सेक्स स्कैंडल पड़ा था भारी। एनडी तिवारी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए सेक्स स्कैंडल में फंस चुके हैं, जिसके बाद उनकी भारतीय राजनीति में जमकर किरकिरी हुई थी। इस स्कैंडल का खुलासा तेलुगु समाचार चैनल ने किया था। चैनल ने एक वीडियो प्रसारित किया था, जिसमें एक शख्स को 3 युवा लड़कियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था। स्कैंडल सामने आने के बाद उन्हें राज्यपाल के पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। नैनीताल में हुआ था जन्म। नारायण दत्त तिवारी का जन्म 1925 में नैनीताल जिले के बलूती गांव में हुआ था। तिवारी के पिता पूर्णानंद तिवारी वन विभाग में अधिकारी थे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर पूर्णानंद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नारायण दत्त तिवारी की शुरुआती शिक्षा हल्द्वानी, बरेली और नैनीताल में हुई। अपने पिता के तबादले की वजह से उन्हें एक से दूसरे शहर में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। अपने पिता की तरह ही वे भी आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। सियासत में था काफी रसूख। 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा कद रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का निधन उनके अपने ही जन्मदिन के दिन हो गया। लेकिन राजनीति से परे उनका निजी जीवन बेहद विवादों में रहा। खासकर जीवन के 80 वसंत देखने के बाद लंबी चली कानूनी लड़ाई के बाद उन्होंने 88 साल की उम्र में दूसरी शादी की। रंगीन मिजाजी के लिए थे मशहूर।
जवानी के दिनों में अपनी रंगमिजाजी के लिए मशहूर एनडी तिवारी को अपने जीवन के 80वें दशक के अंतिम दौर में उस समय सबसे मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा, जब रोहित शेखर ने तिवारी के खिलाफ पितृत्व का केस कर दिया और उन्हें अपना जैविक पिता माना। कोर्ट ने इसके लिए तिवारी का डीएनए सैंपल टेस्ट लेने का आदेश दिया, जिसके लिए काफी नानुकुर करने के बाद उन्हें ये सैंपल देना पड़ा। तिवारी की उज्ज्वला शर्मा से पहली मुलाकात आज से करीब 50 साल पहले हुई थी। वो तो डीएनए टेस्ट से मुझे मिल के आया था, इसलिए उस वास्तविकता को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा बेटा है। उन्होंने जैविक पुत्र तो कहा ही, वो तो क्योंकि उनको डीएनए वाला ही शब्द याद थे इसलिए, लेकिन बाद में जब रोहित ने कहा कि जैविक तो कोई नहीं कहता है कि जैविक या बायोलॉजिकल पुत्र है, पुत्र तो पुत्र है, आप पुत्र करके हाँ मेरे बेटे हो, और बहुत प्यार से इसको गले लगाया और अपने एक शॉल भी उड़ाया। 1968 में हुई थी पहली मुलाकात। रोहित शेखर की मां उज्ज्वला शर्मा की तिवारी से पहली मुलाकात 1967 में अपने पिता के घर 3 कृष्ण मेनन मार्ग पर हुई थी। तब वो उम्र के तीसरे दशक में थे। उस वक्त तिवारी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उज्ज्वला के पिता प्रोफेसर शेर सिंह अविभाजित पंजाब में प्रताप सिंह कैरो के मुख्यमंत्रित्व काल में उपमंत्री रहे थे। 1967 से 1980 में वे शिक्षा और रक्षा उत्पादन मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बने। 2 राज्यों के रहे सीएम। एनडी तिवारी ने 3 बार उत्तर प्रदेश और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान विदेश मंत्री भी रहे। इसके साथ ही वो 2007 से 2009 के बीच आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे। इतना ही नहीं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले देश के एकमात्र नेता भी रहे। अब आइए आपको एक ऐसी ही पॉलिटिकल मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताते हैं जिसमें हत्या के 5 साल बाद भी अब तक रहस्य से पर्दा नहीं उठाए। देखिए रिपोर्ट। रोहित शेखर तिवारी की अचानक हुई मौत से जहां कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, वहीं ये देश की इकलौती पॉलिटिकल मर्डर मिस्ट्री नहीं है। इससे पहले भी देश में कई पॉलिटिकल मर्डर ऐसे हुए हैं जिन पर से आज तक रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका है। सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला। सुनंदा पुष्कर की जिंदगी भले ही खुली किताब रही हो, लेकिन सुनंदा की मौत 5 साल के बाद भी एक राज बनी हुई है। सुनंदा को जानने वाले हर शख्स के लिए उनकी मौत किसी बड़े झटके से कम नहीं थी, लेकिन हमेशा सुर्खियों में रहने वाली सुनंदा की मौत का सच कभी भी दुनिया के सामने नहीं आया। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को अपने कमरे में मृत पाई गई थी। सुनंदा पुष्कर का जन्म 1 जनवरी 1962 को हुआ था। वो मूल रूप से कश्मीर के शोपोर की रहने वाली थी। उनके पिता पीएन दास भारतीय सेना में वरिष्ठ अधिकारी थे। सुनंदा ने श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से स्नातक की पढ़ाई की थी। शशि थरूर के साथ उनकी तीसरी शादी थी। सुनंदा पुष्कर का नाम सबसे पहले अप्रैल 2010 में इंडियन प्रीमियर लीग के कोची टीम की खरीद से जुड़े एक विवाद में सामने आया था। इस टीम की खरीद में शशि थरूर की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए थे। ऐसे में मामला इतना बढ़ गया कि थरूर को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल किया गया। इस विवाद के बाद सुनंदा पुष्कर को भी कोची टीम में अपनी हिस्सेदारी छोड़नी पड़ी थी। इससे पहले वो दुबई की एक कंपनी में काम करती थी। उस समय तक शशि थरूर ने सुनंदा पुष्कर से अपने रिश्तों की बात कबूल की थी और अगस्त 2010 में उन दोनों ने शादी कर ली थी। शुरुआती दौर में सुनंदा की मौत का कारण सुसाइड बताया जा रहा था। इस मामले ने तब एक और नया मोड़ लिया जब 1 जुलाई 2014 को एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने दावा किया कि इस केस की झूठी रिपोर्ट देने के लिए उन पर दबाव बनाया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने 4.25 साल बाद मामले की चार्जशीट दाखिल की थी। The rest of the matters are very much, there is a legal system in our country, there are constitutional rights for people in our country, there is a judicial system in our country. Let the police conclude their work, go to the courts and let the courts come to a conclusion. That's the way in which our system is supposed to work. Broadcast, please be sure that this is what they want to broadcast and it will be broadcast because that's all they're prepared to do. As far as I'm concerned, I don't need to play along with this. You're all here. Therefore, out of sheer courtesy for you, I'm telling you
what I have already said publicly. The rest of the matters are very much, there is a legal system in our country, there are constitutional rights for people in our country, there is a judicial system in our country. Let the police conclude their work, go to the courts and let the courts come to a conclusion. That's the way in which our system is supposed to work. थरूर पर क्यों है शक? सुनंदा की मौत के शक के दायरे में सबसे पहला शक उनके पति शशि थरूर पर जाता है। थरूर और सुनंदा का रिश्ता राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा का विषय बना रहा। दोनों की लव स्टोरी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी, लेकिन सुनंदा की मौत से ठीक पहले थरूर और सुनंदा के रिश्तों में दरार आ चुकी थी। यहाँ तक कि उनके रिश्तों की कड़वाहट सोशल मीडिया तक पहुँच गयी थी। इतना ही नहीं, शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान की पत्रकार मेहर तरार को किए गए कुछ ट्वीट सामने आ गए थे, जिनसे लगता है कि उन दोनों के बीच संबंध है और सुनंदा को इस बात की जानकारी हो चुकी थी। हालांकि उस दौरान थरूर ने अपना ट्विटर अकाउंट हैक होने की बात कही थी। हालांकि उनका ये दावा उस वक्त किसी के गले नहीं उतरा था। By broadcasting a series of lies and distortions about something that affects human beings' lives and affects families and people, I want to stress that I have nothing to hide. I fully cooperated with the police at every stage, and that the full facts of all the circumstances that have been mentioned and distorted in yesterday's broadcast are known to the police. They've been investigating for 3 years. They have not so far been able to establish whether any crime has been committed or any murder has even occurred. So all this is something that the police are the right and most competent people to respond to. They have not so far been able to establish whether any crime has been committed or any murder has even occurred. So all this is something that the police are the right and most competent people to respond to. स्वामी ने दायर किया था केस। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनंदा की मौत को हत्या बताते हुए केस फाइल किया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जून 2017 में होटल की तरफ से याचिका दायर करने और नुकसान का हवाला देने पर इसे दोबारा खोला गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुनंदा पुष्कर की मौत का राज आज तक नहीं खुल सका। ऐसे में बड़े सवाल ये हैं कि क्या कभी रोहित शेखर की मौत का राज बाहर आ सकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल वॉइस। नमस्कार।